हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जहां पे हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, चाहे वो हिंदी हो, साइंस हो, सीडीपी हो, इन सारे के सारे मैंने, चाहे गद्यांश हो, पद्यांश हो, सारे क्वेश्चंस मैंने, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने अपने सेशन पे डाले हुए हैं। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। और हम जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप उठा के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको बार बार रिपीट होते हुए मिलेंगे। और इन क्वेश्चंस को हम आज समझेंगे जहां पे हम पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि रोड लर्निंग बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, आपको पता है। और मैं अपने चैनल पे पूरा एग्जाम पैटर्न, यानी सीटेट होता क्या है, सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारा कुछ बता रहा हूँ। फंडा यानी 6 से 8 बजे के बीच में मैं डेली आ रहा हूँ अपने सेशन में। ओके बेटा, आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और सीटेट आपका बार बार, मतलब कि आपको बार बार सीटेट देना पड़ेगा ही नहीं अगर आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये है कि आप बार बार सीटेट दे रहे हैं तो आपके लिए ये सही भी बात नहीं है। एक बार पास होके बस रख दीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है बेटा, बस। ठीक है, तो वही है कि ना, इतना क्योंकि आपको पता है कि जो अभी दिसंबर में पेपर हुए थे उसमें 86% लोग हैं जो फेल हो रहे थे, केवल 14% लोग जो हैं वो पास हुए थे। यानी 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था लगभग में, ठीक है बेटा, जिसमें से केवल 3 लाख लोग हैं वो पास हुए थे। और ऐसे में इतना फेलियर आ रहा है तो आपको करेक्ट गाइडेंस की जरूरत है कि हमको सही सही राह मिले ताकि हम अच्छे से सीटेट को क्लियर कर पाए। एक नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे ना कोई निगेटिव मार्किंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे में इतना फेलियर है जबकि आपको इतनी सारी गाइडेंस मिल रही है, इतना ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। ओके बेटा, चलते हैं कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ये कोई कहने की बात है नहीं, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो। ठीक बेटा, चलते फिर क्वेश्चंस पे देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या कहेंगे। थोड़ा सा समझिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, समझेंगे उसके बाद में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, तभी सही रहेगा। ठीक बेटा, क्योंकि वही है कि आगे या तो फिर आप नोट्स बनाते रहिएगा, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना तो आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, या कहेंगे तो हम नोट्स भी ये शेयर कर देंगे। ओके बेटा, चलते हैं देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहे हैं कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगॉस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का पालन कर रही है? देखो मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कहने की एक अध्यापिका है जो किसी स्कूल में पढ़ा रही है। देन उसके बाद में कहा है कि बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। मान लीजिएगा किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया, मतलब बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया जहां पे वो पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो आधा हल, मतलब कि थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, बच्चे को थोड़ा सपोर्ट कर रही है। देन उसके बाद में बच्चा पूरी तरीके से सॉल्व कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जहां पे भी बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ी सी गाइडेंस मिल रही है, तो समझ जाना उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं, मचान बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा है, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि कोई अध्यापिका जो है वो क्या करे, बच्चे को आधा, यानी आधा जो है वो क्या कर रही है, हल किया हुआ उदाहरण दे रही है, यानी एग्जांपल दे रही है, और थोड़ी सी उसको मदद दे पा रही है, जिसकी वजह से बच्चा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है और सही कर पा रहा है। यानी ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा हो कि जहां पर भी किसी बच्चे को थोड़ी सी हेल्प दी जाएगी तो वो क्या होगा, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी मचान बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं। ठीक बेटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सारा देखो सीडीपी अगर आपकी बढ़िया से तैयार है तो आप हिंदी के पेडोलॉजी के क्वेश्चंस भी बढ़िया से कर लेंगे, इंग्लिश के भी कर लेंगे, आधी आधी पेडोलॉजी सारे में है, सब में है बेटा। ठीक है, तो वही है कि आपकी सीडीपी बढ़िया से तैयार होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट देखो 16-17 टॉपिक्स हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं, बस नॉर्मल से आपको कहीं नोट्स पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पे आते तो आपकी सारी तैयारी एकदम बढ़िया बेहतरीन ढंग से हो जाएगी, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला, थोड़ा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और आंसर देने की कोशिश करना बेटा। देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कच्ची माहौल के अनुसार नहीं है। मतलब एक ऐसी, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में आपको बताना है। कह रहे हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा, यानी जो बढ़िया सी क्लास चल रही होती है, अट्रैक्टिव सी क्लास है, इंटरेस्टिंग सी क्लास है, उसका पार्ट कौन सा नहीं है, मतलब माहौल के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। निगेटिव पॉइंट हमसे पूछा गया है, यानी एक प्रगतिशील कक्षा है जहां पे माइंडेड बच्चे, सब तरीके के बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन उस माहौल के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं बैठ रहा है। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मुझसे पेडोलॉजी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो मैंने अभी गद्यांश और पद्यांश के पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्वेश्चन डाले हुए हैं, आई होप आपने देखे होंगे। देखो आपको पता है कि 10 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, तो इससे बढ़िया है कि आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, 100% आप चेक करके देख लीजिएगा। और आप जब कमेंट करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूं बेटा। ठीक है, और कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता
भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कह रहे हैं कि भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, कि बच्चे को बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, यानी वो आराम से अपने माइंड से अपने विचारों को पेश कर सके, डिस्कशन कर सके, डिबेट कर सके, सहयोग कर सके आपस में। कक्षा वही, यानी क्लासरूम जो होता है वही इंटरेस्टिंग बनता है जहां पे बच्चा आपस में डिस्कशन करता है, डिबेट करता है ना बेटा। चलिए पहले मैं बोला निर्णय निर्धारण बच्चों में सहभागिता, बिल्कुल जहां पे बच्चा कोलैबोरेट कर रहा होगा, सहयोग कर रहा होगा, मदद कर रहा हो एक दूसरे की, वो क्लासरूम भी इंटरेस्टिंग बनेगी। और इन्होंने हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछा है, सी ऑप्शन में इन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। हाँ, ऐसी क्लासरूम है बेटा जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बच्चे बैठे हुए हैं, कहते हैं ना समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, जहां पे विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप एजुकेशन को देते हैं, तो वो समावेशी शिक्षा होती है। और ये भी अपने सीटेट में 5 नंबर का टॉपिक आता है, आई होप आपको पता होगा बेटा। अब इन्होंने हमसे पूछा, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने नेक्स्ट में पूछा है कि अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। भैया ये ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट नहीं है, जो गलत है वही पूछा गया था, वही सही है। क्यों? हमें पता है कि अगर अब देखिए मान लीजिए अगर बच्चा है, पढ़ रहा है, और अगर आप उसकी मातृभाषा में उसको चीजें अवेलेबल करा रहे हैं, मतलब शुरुआती दौर में जैसे बच्चा समझने की कोशिश कर पा रहा है, अगर आप उसको वैसे समझा रहे हैं तो वो बढ़िया से समझ पाएगा, है ना बेटा। अब ये नहीं कि जिस भाषा का अधिगम कर रहा है उस भाषा को सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उसको शुरू शुरू में जो माहौल में अटेम्प्ट करने के लिए उसकी मातृभाषा में, घर की भाषा बोलते हैं ना, उस भाषा में बात करिए, ताकि बच्चा जो होता है बढ़िया तरीके से सीख सके, आपकी बात को समझ सके। ठीक है, आपको पेडोलॉजी के क्वेश्चंस में क्या करना है, जहां पे बच्चा एक्टिव हो, आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा। 100 में 500% जो है बेटा, कभी भी आपका ऑप्शन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा आगे क्वेश्चन में क्या इन्होंने बोला है, थोड़ा पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने क्या बोला है, पढ़िए और समझ के इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। कि लेव वाइगोस्की के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा पढ़िए बेटा और समझने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या इन्होंने बोला है। देखिएगा, कह रहे हैं कि लेव वाइगोस्की एक साइंटिस्ट हुए हैं, जो इन्होंने समाज यानी कल्चरल टूल के बारे में विशेषता बताई कि बच्चा जो होता है वो इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में जैसी चीजें वो देखता है, जैसे उसके आसपास के लोग होते हैं उनसे वो समझता है। कह रहे कि के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र इस्तेमाल करना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे बात करी जाए कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है इसको बोलते हैं दायरा, यानी एक बीच में रिक्त स्थान है, दायरा है, जिसमें वो एकदम मतलब कि बाउंड्री है जहां तक बच्चा सीख सकता है, समझ सकता है। तो यहाँ पे केवल अध्यापन, केवल जहां पे आ जाए तो निगेटिव वर्ड है। केवल मूल्यांकन ऐसा भी कोई नहीं है। बौद्धिकता की पहचान नहीं बेटा, अध्यापन और मूल्यांकन, इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो अध्यापन और मूल्यांकन, यानी उसका दायरा क्या है, बच्चा कितना समझ सकता है और कितना उसने समझा है, उसका मूल्यांकन कहां तक, यानी कहां तक बच्चे ने सीख लिया है, उसकी एक लिमिट है ना, वो दायरा जिसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा देखिए मजे मजे में सीख लीजिए बेटा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। यहाँ पे कोई रटने की बात नहीं है कि आप दिमाग लगा रहे हो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ठीक बेटा, एक नॉर्मल सा एग्जाम है यार, जहाँ पे ना कोई निगेटिव मार्किंग है ना कुछ, तब भी इतने लोग इतना फेल हो रहे हैं। आप खुद सोचिएगा कितनी भारी मात्रा में लोग फॉर्म डाल रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं, है ना। चलिए तो आपको सही गाइडेंस मिलने की जरूरत है, सही राह मिलने की जरूरत है ना बेटा। चलिए ऐसे तो बहुत सारे सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है जहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावशाली होता है। यानी ऐसी कह रहे हैं कि विद्यालयों में बच्चों का अधिगम, यानी विद्यालय यानी स्कूल में क्या करें कि बच्चों की लर्निंग बेहतर होती कैसे, इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे ऐसे कौन से कारक होते, कौन से फैक्टर होते हैं जहां पे क्या होता है कि बच्चों की जो लर्निंग होती है वो बेहतर होती है। अब आप खुद समझते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि पारिवारिक सामाजिकरण, यानी बच्चे का परिवार कैसा है, उसका समाज कैसा है, उसके आसपास के लोग कैसे, आप खुद समझ रहे होंगे कि आप जिस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे होंगे, जिसके आपके आसपास के लोग कैसे होंगे, आपका माइंड सेट यानी थॉट प्रोसेस आपका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आसपास के लोग होते हैं ना बेटा, क्योंकि जैसी चीजें हम सुनते हैं हम उन्हीं को अडॉप्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है कि पारिवारिक सामाजिकरण यानी परिवार होता है, जैसा समाज होता है हम वहीं से सीख पाते हैं शुरुआत में। ठीक बेटा, आगे इन्होंने बोला है कि समकक्षी संबंधों, यानी जो हमारे रिलेशन होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, यार होते हैं, है ना, कहते हैं जो हमारे रिलेशन यानी रिलेटिव्स होते हैं, समकक्षी होते हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, यानी जिनसे हमारा रिलेशन है। ठीक है, मतलब कि वही बात कही जा रही है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट में इन्होंने बोला कि सांस्कृतिक मूल्य, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसा है। भाई देखिए मान लीजिएगा
आपके आसपास के लोग जैसे हैं वो बहुत ही ज्यादा मायने करते हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ के लोग कैसे किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। आपको उस एनवायरनमेंट में ढलने में देर नहीं लगती। आप कहीं भी जाते हैं आपको 2 दिन थोड़ा सा ऑड लगता है, देन उसके बाद में आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने लगते हैं। वही बात कही जाती है, जैसा माहौल होता है हम वैसे अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सांस्कृतिक मूल्य जैसे होते हैं, जैसे लोग होते हैं, वैसे हम ढलने की कोशिश करते हैं। बच्चों का आत्मसम्मान यानी बच्चों का आत्मसम्मान, भाई बच्चे जहाँ रहते हैं वैसे समझते हैं, वैसे बोलते हैं, वैसे दूसरों से बात करते हैं, है ना। चलिए, अब वैसे वो डिजर्व करते हैं कि चीजें हमको भी वैसी ही मिले, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे राइट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, फालतू में टाइम वेस्ट ना कीजिए। आपको पता है कि इतना कंपटीशन बढ़ रहा है और आने वाले समय में किन को जॉब मिल रही है ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अपना काम स्टार्ट करिए। लोग तो बोलते रहते हैं कि किसको क्या कहना है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, है ना। आप काम करिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, सही लोग आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, देखिए आप इसको समझ के ही आप तुरंत इसको देख के आंसर दे सकते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बेटा ये हमारे समाज से रिलेटेड है। देखिए क्या बोला गया है, इन्होंने कह रहे हैं कि पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं। कहा गया है कि जो मेल्स होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं, जबकि महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यानी दिल से सोचती हैं। देखिए ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि महिलाएं जो होती घर में खाना बनाती हैं और पुरुष जो होते हैं बाहर कमाने के लिए जाते हैं। ये क्या बात है, क्या कहा जा रहा है, समझिए कि यह कथन क्या दर्शाता है। आपको पता है कि यह सिंपल बात है कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, कि लिंग रूढ़िवादिताएं होती हैं कि महिलाएं घर में रहती हैं, पुरुष जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, महिलाएं खाना बनाती हैं, पुरुष कमाते हैं। ये सिंपल है। जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आप तुरंत समझ जाना कि ये जेंडर रूढ़िवादिताएं होती हैं जो समाज में फैली हुई हैं, ठीक है, जिनको कम करने के लिए थोड़ा सा प्रावधान लगाया जा रहा है। अभी और थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अब देखिएगा ऑप्शन में क्या बोला है। पहले में बोला कि लैंगिक विभेदीकरण है, नहीं भैया लैंगिक रूढ़िवादिताएं हैं। दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद है, यानी जेनेटिक होता है क्या ऐसा कि महिलाएं जन्म इसीलिए उन्होंने लिया है कि वो खाना बनाएंगी, है ऐसा कुछ थोड़ी ना है। लैंगिक स्थिरता है क्या, नहीं भैया लैंगिक रूढ़िवादिता है। तो एकदम सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है यार, देख के बता दोगे ऑप्शन क्या कह रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता है। जहां पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आप बढ़िया से एकदम से सोच के ऐसे आंख बंद करके आप ऑप्शन के साथ में जाइएगा, वो लैंगिक रूढ़िवादिताएं होती हैं जहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन ऑप्शन दिया होता है, ऐसा कोई बात कही जा रही होती है, ठीक है। चलते हैं, आई वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में बारे में सही है, यानी व्यक्ति का डेवलपमेंट जो है, इंसान का विकास जो है, डेवलपमेंट जो है उसकी प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही है, ये बात पूछी जा रही है। चलिए पढ़िएगा ऑप्शन और समझने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यानी विकास जो होता है सभी लोगों में क्या एक दिशीय होता है। भाई ये क्या बात कह दी गई, सारे लोगों में विकास जो होता है अलग अलग होता है ना बेटा। आगे क्या बोला है कि यह केवल व्यक्ति के जहां पे केवल ओनली वर्ड आ जाए वो समझ जाना निगेटिव वर्ड है, कि व्यक्ति की आनुवंशिकता से, केवल आनुवंशिकता, यहाँ पे प्याजे की तो बात करी गई नहीं। अगर प्याजे की बात करी गई होती तो समझ जाना कि प्याजे ने हेरिडिटी को महत्व दिया है, यानी आनुवंशिकी को महत्व दिया है। लेकिन केवल बात करी जाए तो ये गलत है, क्योंकि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का रोल जो है वो मतलब कि बराबर बराबर रोल है। वही बात कही जा रही है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा। अब देखो यहाँ पर भी अगर इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया होता कि हेरिडिटी और वातावरण यानी इन्वायरमेंट जो है वो रोल निभाता है, तो हम ऑप्शन को सही कर देते हैं। लेकिन इन्होंने अलग अलग ऑप्शन में ओनली करके बोला है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक बेटा। और हमारा जो बेहतर ऑप्शन कौन सा है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं भी होती हैं, यानी हर प्रत्येक प्रकार का जो व्यक्ति है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विविधताएं यानी विभिन्नताएं हैं, है ना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि सही कौन सा है प्रक्रिया के बारे में। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पेडोलॉजी में क्या है, हिंदी में चाहे किसी भी ले लो आप बेटा, तो वहां पे चारों ऑप्शन आपको करेक्ट दिख सकते हैं, लेकिन आपको बेटर ऑप्शन के साथ में जाना है, ठीक बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज आप हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़िए और समझिएगा। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है, यानी ऐसा कौन सा इनमें से प्रश्न दिया गया है जो बच्चा जो होता है वो जो सोचेगा थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग लगाएगा, है ना बेटा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में बोला है कि पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। भाई यहाँ पे क्या सोचेगा बच्चा,
बच्चे को कोई भी बता देगा आराम से कि भाई तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं, यहाँ पे कोई क्रिएटिव थिंकिंग लगाएगा भाई? ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना? भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, दी गई कविता का सुस्मरण, या भाई रटना तो है ही नहीं, रोट लर्निंग तो बिल्कुल गलत। जहाँ पे दिया है 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, पहाड़ा लिख देगा आराम से भैया, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, भारत के जब 10 राज्य बच्चा सोचेगा तो 5 लिखेगा, देन उसके बाद में थोड़ा सोचेगा कि अब कौन सा लिखो, है ना बेटा? जहाँ पे थोड़ा सा सोचेगा बच्चा, वही बात कही जा रही है प्रश्न में कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जहाँ पे विवेचनात्मक चिंतन यानी सोचेगा बच्चा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि अब क्या लिखूं मैं, आगे क्या बताऊं क्या ना बताऊं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। बताइए बेटा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा समझिए। ये क्वेश्चन दे दिया गया है जीन प्याजे से। ये प्याजे भैया तो आएंगे ही आएंगे, आपको पता है कि ये प्रश्न तो आना ही आना है। कह रहे कि जीन प्याजे के अनुसार, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। देखो यहाँ पे कौन सी बात करी गई है, प्री ऑपरेशनल की बात करी जा रही है बेटा, ठीक है। आपको पता है कि जो सबसे पहले होती है वो सेंसरी मोटर होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। देन उसके बाद में 2 से 7 वर्ष होती है, फिर 7 से 11, फिर 7 से 11 होती है, फिर 11 से 18 होती है। ठीक बेटा, ये बात तो यहाँ पे कौन सी बात करी जा रही है, 2 से 7 वर्ष की बात करी जा रही है, प्री ऑपरेशनल की बात करी जा रही है कि ऐसे में बच्चा जो होता है वो क्या हरकतें करने लगता है। तो आपको पता है कि इसमें जो होता है बच्चा प्रतीकात्मक खेल करने लगता है, यानी डॉक्टर डॉक्टर खेलता है, यानी रोल प्ले करता है कि कहीं भाई डॉक्टर बन के खेलेगा, कभी कुछ बन के खेलेगा, है ना, एक दूसरे की नकल करने की कोशिश करेगा ऐसे में बच्चा, यानी वो प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक होती है। और अगर आप कहेंगे तो मैं प्याजे पे अलग सेशन भी दे दूंगा आप लोगों को, अगर आपको समझ में ये नहीं आया हो। ठीक बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम आपके लिए छोटे छोटे सेशन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अभी आपको पता है कि ये चैनल थोड़ा सा हमारा नया है, ठीक बेटा। इससे पहले हम दूसरे चैनल पे काम कर रहे थे, तो अभी जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे हम आपके लिए लंबी लंबी क्लासेस, यानी बढ़िया, जब तक छोटी सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम बढ़िया से सेशन आपके 20-20 क्वेश्चन का, 30-30 क्वेश्चन का लाते रहेंगे। मतलब कि वही बस 5-10 दिनों के अंदर ही अच्छी क्लासेस होने लगी जहां पे हम प्रॉपर बढ़िया क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक बेटा, देखिएगा कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अभी मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे रहा हूं ताकि आपको आप बोर ना हो, क्योंकि अभी है शुरुआत है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ये तो बेटा वो अभी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, विकास की प्रक्रिया के बारे में विविधताएं, ये सॉल्व हो चुका, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा समझते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, कह रहे हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कह रहे कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बुद्धि लब्धि की बात करी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, बच्चा जो होता है, चाहे किसी को ले लो, और किसी की बुद्धि लब्धि जो होती है, आईक्यू जो होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, तो कहने कि समूहों में यानी अलग अलग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। या विद्यालयों के प्रति असुविधाजनक है, ऐसा भी नहीं है। या बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा, अरे नहीं भैया, बुद्धि लब्धि संकल्पनात्मक स्थायी नहीं होती है, यानी हर किसी इंसान के आईक्यू लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है बेटा। और यह बच्चों को कहने की डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जिम्मेदार हो सकती है, मतलब क्या कहने बुद्धि लब्धि जो होती है वो सभी की अलग अलग होती है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब अगर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में डेमो दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैंने सेशन पे अपलोड किए हुए हैं, मतलब कई सेशन दिए हैं जहाँ पे मैंने डेमो के क्वेश्चन बताए हुए हैं। मतलब अगर आप टीचर बनना भी चाह रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं, रीट दे रहे हैं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेशन लाने की कोशिश करूंगा, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, वही मैं कहना चाहूंगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।